हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है तोम जो थे, ए है तोम, बी है अनंग पाल, सी है चौहान एंड डी है पृथ्वीराज चौहान। तो तोम जो थे वो तोम जो हैं वो है आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद आएंगे अनंगपाल जो हैं वो हैं 1130 से 1145 ईस्वी। फिर हैं चौहान जो आएंगे वो आएंगे 1165 से 1192 ईस्वी। और उसके बाद आएंगे पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो हैं 1175 से 1192 ईस्वी। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि टोम जो है वो आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। फिर अनंगपाल का 4 हो जाएगा 1130 से 1145। और फिर चौहान में सेकंड हो जाएगा 1165 से 1192। एंड पृथ्वीराज चौहान जो है वो फर्स्ट हो जाएगा 1175 से 1192 ईस्वी। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तमिलनाडु में फिल इन द ब्लैंक्स की बस्तियों को उर कहते हैं। किनकी बस्तियों को उर कहते हैं? ए है व्यापारी, बी है कुलीन, सी है खेतिहर किसान एंड डी है शिल्पकार। तो प्राचीन तमिलनाडु में खेतिहर किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो एक है फर्रुख सियार, बी है शाह आलम द्वितीय, बी सी है अहमद शाह एंड डी है आलमगीर द्वितीय। तो फर्रुख सियार जो है वो है, ए का बी हो जाएगा 1713 से 1719 ईस्वी। फिर है शाह आलम द्वितीय, फर्स्ट है 1759 से 1816 ईस्वी। फिर है अहमद शाह का 4 हो जाएगा 1748 से 1754 ईस्वी। एंड डी है आलमगीर द्वितीय, इसका थर्ड हो जाएगा 1754 से 1759 ईस्वी। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार की सदायत प्रथा का अर्थ क्या है? ए है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का विरासत में मिलना, बी है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सी है सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन एंड डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो उत्तराधिकार की सदायत प्रथा का अर्थ जो है वो है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? ए है श्रोतम, बी है भजनम, सी है प्रबंधम एंड डी है अभंग। तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को जो जाना जाता है वो अभंग के नाम से जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है, 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। और दूसरा है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सही है। और फर्स्ट जो है वो, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा सुमेलित है? ए है फ्रेंड इसमें बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, और बी है शत्र धार्मिक व धर्मार्थ की जाने वाला मंत्री एंड थर्ड है इक्ता सैन्य कमांडर एंड फोर्थ है कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, करेक्ट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? ए है बिगहा, बी है बेवड़, सी है बैगा एंड डी है महल। तो घुमंतू खेती के लिए जो इस्तेमाल होता था वो है बेवड़। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए फर्स्ट एवं सेकंड को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। फर्स्ट है इसमें कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहावरे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता था। ये क्या है, इस करेक्ट है। और सेकंड है कि इसकी एक अहम वजह यह भी कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों सही है और सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन ए एवं आर को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन ए कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात को झेला था। और कारण आर कहता है कि ये सही है,
है और कारण आर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी सही है। तो ए और बी आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए एवं आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है इसमें कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, ये क्या है, ये करेक्ट है। और आर है कि उन्होंने ऐसे लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है वीर सावरकर एंड डी है मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का क्या किया, विरोध किया, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ किया गया था और बी है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। थर्ड है, इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग ली थी। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट और सेकंड कथन पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये क्या, ये गलत है। सेकंड है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह है यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर शनि, फिर मंगल। तो यूरेनस जो है इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शनि। शनि का जो है 25 घंटे 40 मिनट अपने अक्ष पर घूर्णन का समय होता है, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, केवल थर्ड सही है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है एक सीधी रेखा है और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। और बी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भागों से होकर गुजरती है। सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। एंड डी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए एवं आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है इसमें कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान पर अक्षांश जान सकते हैं, ये करेक्ट है। और कारण आर है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुँचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को नज़रअंदाज करें। ए है लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, बी है लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, सी है लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, डी है लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। आगे देखेंगे महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। ए फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है एल्मिना, थर्ड है सिलिका एंड फोर्थ है निकिल। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम और सिलिका, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेट मोनाल पक्षी मिले, तो उसने निम्न में से किस वनस्पति का दौरा किया। तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है शीतोष्ण पर्णपाती वन, सी है शंकुधारी वन एंड डी है भूमध्य सागरीय वन। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ए है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बी है टुंड्रा क्षेत्र, सी है शीत कटिबंधीय क्षेत्र और डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ए है कि महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है, ये क्या है, ये सही है। और आर कहता है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। ए है लोएस, बी है छत्रक सेल, सी है हिमोर एंड डी है स्टैक। तो पवन के निक्षेपण को कहा जाता है तो लोएस कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं
हैं? ए है डेल्टा, बी है तटबंध, सी है चाप झील, डी है नदी मुहावना। तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी मुहावना कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। फर्स्ट है ये वन संघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। और सेकंड है रोजवुड, आमनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। और थर्ड है ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? करेक्ट है। तो ये कौन से वन होते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास का अर्थ क्या है? ए है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, सी है अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, एंड डी है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? ए है सीसा, बी है टिन, सी है निकेल, एंड डी है जस्ता। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो टिन खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि ए है फसल को कीटों से बचाया जा सके, बी है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, सी है खाद बह ना जाए, एंड डी है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो सीढ़ीनुमा खेती जो होता है जमीन के छोटे टुकड़ों को किनारे से ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी के टुकड़ों के भीतर रुका रहे, पानी जो है टुकड़ों के भीतर रुका रहे। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, ये करेक्ट है। और सेकंड है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, ये गलत है। एंड फोर्थ है जो मुख्यतः बड़े शहर में होती हैं, ये भी गलत है। तो पहला दूसरा करेक्ट है कि जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तो पहला दूसरा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नगर निगम में चुने गए सदस्य को कहते हैं? ए है सीनेटर, बी है प्रतिनिधि, सी है अधिशासी कार्यपालक, एंड डी है पार्षद। तो पार्षद कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यपाल, एंड डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो नियुक्त करता है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए एवं आर को विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुने। कथन ये कहता है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया, जिसके बोझ के से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। ये क्या है? ये करेक्ट है। और कारण आर है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते थे, जिससे कई बार किसान जो है चुका नहीं पाते थे। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया? ए है बेगार, बी है सेकंड है अनियमित, एंड थर्ड है दिहाड़ी, एंड फोर्थ है असंगठित। तो कि भारत के किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो वो है बेगार। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है? ए है समुदायों की बड़ी संख्या, बी है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, सी है रियासतों को तुष्ट करना, एंड डी है ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह जो है वो समुदायों की बड़ी संख्या है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट है कि लड़कियों की तुलना में लड़के बेहतर स्काउट लीडर होते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये गलत है। थर्ड है लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा क्या है? करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? ए फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है लोकसभा, थर्ड है राज्य विधानसभा, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।